मटका और जीतू पक्के दोस्त थे। शहर के बाहर बनी गंदी बस्ती में इनकी झोपड़ी है। दोनों आज इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि लोगों को लूटने का काम किया जाए या नहीं। मटका बचपन में ही अपनी माँ के साथ गांव से शहर आ गया था। उसके बापू के गुजरते ही उसके चाचाओं ने उसकी सारी जमीन हड़प ली थी और बेघर कर दिया था। मजदूरी करते करते उसकी माँ चल बसी। ईंटें ढोने का काम करने वाली एक औरत को उसने रख लिया था और अब दो बच्चे का बाप है। जीतू यहीं का ही वासिंदा है। बड़े भाई की मौत के बाद बेसहारा भाभी जीतू की बीवी बन गई, जो छोटे मोटे काम करके पैसे जमा करने की कोशिश करती थी। और उनका करीब 2 साल का एक बच्चा भी था। जीतू का बाप अभी काफ़ी बुढ़ा हो गया है, लेकिन इस गंदी बस्ती में उसकी बहुत इज्जत है। ये दोनों यार साल में कुछ एक महीने मजदूरी करते। जब काम नहीं होता तो शहर में घूम घूम कर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते और बेचते। मटका को अमीरों से खास दुश्मनी थी। उसकी समझ में उन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर ही अपार संपत्ति का अंबार सजा लिया है। उसे लगता हम गरीबों का काम ही है इनकी सेवा करना और बदले में गाली और हिकारत की उम्मीद करना। जाहिर सी बात है जीतू की भी यही सोच थी, तभी दोनों में इतनी पटती थी। लेकिन मटका के विचार कहीं ज़्यादा आक्रामक थे। वो हमेशा ही जीतू को भड़काया करता कि अपनी इच्छाओं का दमन करके कीड़ों से जिंदगी जीने से बेहतर है अमीरों से अपना हक छीना जाए। दोनों मेहनती थे, लेकिन काम मिलता कहाँ था। अंततः जीतू अपने साथी की बातों में आ गया और उन्होंने मिलकर रात में लोगों को लूटने की योजना बनाई। बस्ती के कुछ जवान छोकरे चोरी और छिनतई करके अपना गुजारा करते थे। मटका ने कहा, ये साले कल के लौंडे हमारे आंखों के आगे चोरी चपाटी करके इस उड़ा रहे हैं, हम धूल फांक रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा भाई? बात तेरी सही है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ ना हो। हम लोगों को सिर्फ डरा धमका कर जो करना हो करेंगे, खून खराबा एकदम नहीं, जीतू ने साफ कह दिया। और नहीं तो क्या, हम लोग खूनी थोड़े हैं। तो पक्का ना भाई? मटका मन ही मन खुश हुआ। जीतू के राजी हो जाने पर फिर भी शंका तो थी ही। हाँ पक्का, घर में एक बड़ा चाकू पड़ा है, वो अपन ले आएगा। शाम तक तू भी कुछ जुगाड़ करके रख ले। और सुन, मुंह बंद रखना, ये नहीं कि पूरी बस्ती हमें छोड़ने आए। जीतू की चेतावनी का कारण मटका का मुंह फट होना था। कुछ भी कहीं भी बक देता था। साले को पूरी बस्ती के लोग पहचानते हैं। फिर उन्होंने आपस में सारी बातें तय की, कैसे क्या करना है, कैसे डराना है। आवाज़ एकदम भारी और सपाट होनी चाहिए। खंजर की धार और धमकी से दुश्मन का हौसला पस्त हो जाना चाहिए। दोनों दोस्त मिलकर भारी आवाज़ से प्रैक्टिस करने लगे, फिर एक दूसरे की आवाज़ की मजाक उड़ाने लगे। चल बे साले, पर्स निकाल। मटका की आवाज़ फटी रेडियो जैसी आ रही थी। पर्स नहीं तो हुआ तो? अबे ऐसे बोल, चल बे साले, सब कुछ निकाल के रख दे वरना तेरी को खोल कर रख दूंगा। जीतू ने बाकायदा आवाज़ निकाल कर बताई। ठीक है भाई, तू ही बोलना और अपन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना। बोलना भाई ने 20 मर्डर किएला है, साला डर जाएगा। ये आंख देखकर मटका की एक आंख बचपन में आंख के व्यापारियों की भेंट चढ़ गई थी। सरकारी डॉक्टर ने उसमें नकली आंख लगा दिया था। जीतू को उसकी बात सही लगी। कई बार वो खुद डर जाता है जब मटका गुस्से में होता है। जीतू बोला, तू बड़ी आंखें करके बस घूरते रहना, काम हो जाएगा। रात को दोनों यार मिले। जीतू ने खंजर दिखाया जो काफ़ी बड़ा था और कुछ जंग भी लगा था। तू क्या लाया बे? है कुछ या खाली अपनी उल्लू आँख से डराएगा? जीतू ने मटका से मजाक से पूछा। मटका ने निकाल कर दिखाया तो जीतू चौंक गया। साले तेरे पास बंदूक है, बताया नहीं बे कभी?
मटका खी खी करता हंसता हुआ बोला, भाई ये शुरू का खिलौना है और कुछ मिला नहीं तो यही ले आए, एकदम असली लग रहा है। फिर उसने उसे दोबारा कमर में खोस लिया। चल खिलौना ही सही, बंदूक देख के पेशाब निकल जाएगा सबका, जीतू बोला। चल अब मुंह पर गमछा बांध ले, पता है भाई चूतिया नहीं है अपन। और ये उल्लू का आँख नहीं है, कांच का है। उल्लू का होता तो अच्छा होता, मटका गमछा बांधते हुए बोला। जीतू चल चल, दिल पर मत ले। उसी उस पहली रात वो 3 लोगों को डराकर धमकी देकर उनसे पैसे लूटने में सफल रहे तो इस काम में उन्हें मज़ा आ गया। अब वो दिन में नशा करते और रात में शिकार पर निकलते। इसी तरह दिन बीतने लगे। दोनों के घर में बीवियां बड़ी खुश हुई। दोनों ने उन्हें काम पर जाने से मना कर दिया। बच्चों को अब हर दिन मिठाई और खिलौने मिलने लगे। जीतू का बुढ़ा बाप अनुभवी था, उनसे इन दोनों की कारगुजारी छुपा ना सकी, लेकिन उसने यही मशविरा दिया कि किसी का खून ना बहे। बाप का समर्थन पाकर जीतू और हिम्मती हो गया। जिंदगी आराम से कटने लगी। एक रात कोई भी आसामी ना मिलने के कारण मटका और जीतू ने आधी रात को बस्ती से कोई 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी कदम बढ़ाए। उधर निश्चित ही कोई ना कोई मिल जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद एक तेज आवाज़ ने उनके कानों को सुन्न कर दिया। वो तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़े। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। मटका ने जूते पहने थे, इसलिए हिरण की तरह कुलांचे भरता आगे दौड़ पड़ा। जीतू हवाई चप्पल पहनकर लोगों को लूटने निकला था। बेचारा बड़ी तकलीफ में था। अंत में उसने चप्पल फेंके और नंगे पांव मटका के पीछे लग गया। चांद की मध्यम रोशनी में दूर से ही यह स्पष्ट हो गया कि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है और लोहे के आपस में रगड़ने से कई जगह आग भी लग गई थी। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रेल लाइन के अगल बगल बस्तियां के 10-15 लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं और मदद कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने गलत सोचा। मदद के नाम पर वो खून ले लथपथ यात्रियों की जेबें टटोल रहे थे और उनके बटुए उड़ा रहे थे। यात्रियों के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर रहे थे। कुछ नशेड़ियों ने एक अधमरी लड़की को झाड़ियों में खींच लिया था। अपनी हवस मिटाने के लिए एक औरत जिंदा थी, कराह कर पानी पानी बोल रही थी, लेकिन लूटने वाले उसकी देह से गहने उड़ा रहे थे। उस औरत की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसकी कानों से खींचकर बेरहमी से झुमके निकाले गए। पता नहीं इस दर्द से या किस दर्द से बेचारी ने आंखें बंद कर ली और दोबारा कभी नहीं खोली। एक बूढ़ा आदमी लोहे के दरवाजे से नीचे फंसा हुआ था। उसने देखा कि आसपास क्या हो रहा है। उसकी एक टांग दबकर लहलुहान हो चुकी थी। वो चिल्ला रहा था, निकालो मुझे, यहाँ से निकालो। 3 लोग उस तक पहुँच गए। पूछा कि बुढ़े, तेरे पास क्या कीमती सामान है? मदद के बदले हमें क्या मिलेगा? बुढ़े ने कहा, जेब में 4-5 हजार रुपए पड़े हैं। उन तीनों मददगारों ने उसकी जेब तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पैर फंसा हुआ था। बुढ़े को छोड़कर खून से सनी पतलून को उसकी टूटी फूटी टांग से निकालने की कोशिश की गई। भारी लोहे के नीचे पिस दबकर टांग की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और पतलून घिसकर फट गया था। 3 लोगों के प्रयास से वो टांग पतलून सहित आखिरकार बाहर निकल आई। बुढ़ा वहीं दबा रहा और उसने देखा कि जेब से पैसे निकालकर उसकी टांगें फेंक दी गई। कमबख्त, पैसे जेब में सुरक्षित कैसे बचे रह गए थे? उसके जीवन का अंतिम दृश्य यही था। एक बाप और बेटा पटरी के नीचे दबे थे। बेटा 7-8 साल का होगा। उसकी खोपड़ी खुली पड़ी थी, लेकिन बाप जिंदा था। उसकी पसलियां बाहर निकल आई थी। वो भी अंतिम सांसें लेने वाला था, लेकिन इन लुटेरों ने भी में से कुछ वहां पहुंच गए और पटरी के नीचे से बेटे की लाश को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी जो देख ली थी। उन्होंने बाप ने आवाज़ लगाने की कोशिश की, मगर आवाज़ गले में ही फंस कर रह गई। वहीं पास में लोहे का लंबा छड़ जैसा
कुछ एक युवती के सीने के आर पार चला गया था, मगर ताज्जुब की बात है वो जिंदा थी। उसके बदन पर कोई गहने ना थे, उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। बस्ती के लड़के उसके पास पहुँचे। चेहरे के बाएं हिस्से में रगड़ खाकर गाल की चमड़ी उधड़ गई थी। उन लड़कों को देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुदबुदा कर वहाँ से निकालने को कहने लगी। लड़कों ने देखा लोहे का छड़ सीने के बीचों बीच पार हुआ था। दिल सुरक्षित था। उस युवती की फटी कमीज से उसके वश झांक रहे थे, जो खून से सने थे। लोहे के छड़ को निकालने के बहाने लड़कों ने उसे खूब मसला। उस लड़की के साथ साथ इंसानियत ने भी दम तोड़ दिया। जो मर गए थे ऐसी हैवानियत देखने से बच गए। उन लाशों से जो मिला गायब हो गया। उनके घर वाले भी शायद अब लाश पहचान ना पाए, क्योंकि पहचानने के लिए कुछ निशानियां भी तो होनी चाहिए। मटका और जीतू ये दृश्य देखकर दहल रह गए। उनके जेहन में कब्रिस्तान के गिद्ध और कौवे कौंध गए, जो लाशों की बोटियां नोच नोच कर दावतें उड़ाते थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे। आंखों आंखों में फैसला हो गया। जीतू ने अपना खंजर निकाल लिया और मटका ने पास में पड़ी एक लोहे की छड़ उठा ली। मटका की आंखें आंसुओं से तर थी, जबकि जीतू की आंखें सुलग रही थी। लूटपाट करने वाले लोग दोनों के आगमन से अनजान थे। लुटेरे में से एक आदमी सूटकेस तलाश कर रहा था, जब मटका ने उस लोहे के छड़ से एक जोर का प्रहार उसकी पीठ पर किया और चिल्ला उठा, तेरी माँ की साले, मरे आदमी को तो छोड़ दो। वह आदमी वहीं बैठ गया और दर्द से चिल्ला उठा। उस पर और दो प्रहार कर मटका आगे बढ़ा। औरत की कानों से झुमका खींच लेने वाला एक मृत बच्चे के देह के नीचे फंसा बैग निकाल कर रहा था। मटका ने जोर आवाज़ में भद्दी गाली देते हुए उसके सर पर वार किया और एक लात जमा कर गालियां बकने लगा। जीतू ने युवती के देह को मसलने वाले लड़कों को आड़े हाथों लिया हुआ था। उसकी जंग लगी खंजर पर अब चमकने लगी थी और हवा में तेजी से लहराती हुई उन लड़कों के जिस्मों में धंस रही थी। किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब लुटेरों ने इन लोगों दोनों को देख लिया था और सतर्क होकर इनसे भिड़ने के लिए जो मिला हाथों में उठा लिया था। 10-12 लोग होंगे। मटका और जीतू की हार पक्की थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। कौन हो बे हरामियों, हमारे इलाकों में आकर। उसकी बात पूरी नहीं हुई जो कि जीतू ने एक पत्थर नाप कर उसके चेहरे पर दे मारा। कमीनों, सालों, हिजड़ों, इंसान हो बे लोग तुम लोग। मटका के आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ बुलंद थी। उसके आंसू उसे ताकत दे रहे थे। मार को जीतू की गालियों ने जोश भर दिया और वो भिड़ गए उनसे। दो यार जो जिंदा लोगों को डरा धमका कर लूटते थे, आज मुर्दों के लिए लड़ रहे हैं। जिन्होंने पैसों के लिए भी कभी किसी का खून न बहाने की कसम खाई थी और आज गैरों की अमानत बचाने के लिए खून बहाने से भी नहीं हिचके। जिन इंसानों को वो लूटने आए थे उनमें से बहुत मर गए थे, लेकिन ये दो दोस्त उन मरे हुए इंसानों की खातिर आज मरने मारने पर आमदा थे। लुटेरे में लालच की ताकत थी, इन दोनों में मदद का जोश। वो लूट रहे थे, ये बचा रहे थे। उनमें बदी का अंधेरा था, इनमें नेकी का उजाला। वो कायर थे, ये निडर थे। उनके सर झुके थे, जबकि इन दोनों के फक्र से उठे थे। 15 मिनट की झड़प में जीतू और मटका ने उन सबको नानी की याद दिला दी। मटका के हाथ में वो लोहे का छड़ विनाश का हथियार बन गया था और जीतू की खंजर मौत का तांडव कर रही थी। चंद मिनटों में लुटेरे धूल चाटने लगे। जो बचे लड़खड़ाते हुए भागे। तभी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का रोशनी दूर से दिखाई पड़ने लगी। चल बे भाग, वरना ये साले हमें दोष देंगे। सही है भाई, मटका ने सहमति जताई और अपना हथियार वहीं फेंक दिया। लड़खड़ाते हुए दोनों अंधेरे में गुम हो गए। दोनों यार लहूलुहान थे, मगर ये चोटें आज पीड़ा नहीं बल्कि सुखद एहसास करा रही थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलती हूँ एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।